गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। क्या हाल है आप सबके, कैसे हो आप सब? तो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल कॉमर्स चैंपियंस अकेडमी पर। और मैं हूं आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की एजुकेटर कोमल ग्यामलानी संतानी। कैसे हो आप सब गाइस? फटाफट से आ जाइए लाइव चैट में और बता दीजिए, कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपर्ली? आप सभी का स्वागत है आज के एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, जहां पर हम डिटर्मिनेंट्स टॉपिक के अंदर क्रैमर्स रूल समझने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही है, दैट इज फॉर श्योर। ओके, सो लेट्स बिगिन। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब सीखा, प्रॉपर्टी सीखी, कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज हम क्रैमर्स रूल समझेंगे और कल हम मैट्रिक्स मेथड समझेंगे, एंड thus we'll complete the topic that is determinant. All right, चलिए। So I hope the voice is clear to everyone and screen is visible to everyone. So let's begin without any delay. देखो, क्रैमर्स रूल क्या है? क्रैमर्स और आपका जो मैट्रिक्स मेथड है, दोनों ही ऐसे रूल्स हैं जिसके थ्रू हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स का सॉल्व करने का प्रोसेस है, तो वी विल स्टडी दोस 2 लीनियर इक्वेशंस इन टुडेस क्लास। तो बेसिकली क्रैमर्स रूल के थ्रू हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थ्रू क्रैमर्स रूल। फिर उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं थ्रू क्रैमर्स रूल। सॉल्व करने का क्या मतलब है? सॉल्व करने का मतलब है कि इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेना, दैट इज सॉल्व करना। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब जब बचपन में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, तो उस समय आपने जनरल फॉर्म उसका ये पढ़ा था, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। पर जब आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हो, क्रैमर्स रूल लगा रहे हो, उस केस में आपको जनरल फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस में भेज देना है। कांस्टेंट टर्म को आपको कहाँ भेज देना है? आरएचएस में भेज देना है। आई बिलीव दिस इज क्लियर। ठीक है, सो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये फर्स्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, राइट? तो ये a1 और a2 क्या है? कोएफिशिएंट्स ऑफ x है। b1 और b2 क्या है? कोएफिशिएंट्स ऑफ y है। c1 और c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। c1 और c2 क्या है? द कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में लिखने के बाद आपको क्या करना है? इससे ना मैट्रिक्स बनाना है। 3 मैट्रिक्स बनेंगे यहाँ पर। एक मैट्रिक्स होता है जिसका नाम होता है डी। डी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, ये जो जनरल फॉर्म मैंने लिखा है, इसमें जो x और y के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको लिख देते हैं a1, a2, b1, b2। ये हमारा सबसे मेन मैट्रिक्स होता है डी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और मैट्रिक्स बनेगा d1, जिसमें हम क्या करेंगे, a1 a2 की जगह पर, डी वाले मैट्रिक्स में जहां हमने a1 a2 रखा था उसकी जगह पर हम कांस्टेंट टर्म्स पुट कर देंगे और b1 b2 के कॉलम को इंटैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही हम d2 मैट्रिक्स बनाएंगे जहां पर हम b1 b2 की जगह पर c1 c2 लिख देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये क्लियर होना चाहिए कि गिवन लीनियर इक्वेशन से आप कैसे मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट फॉर्म करोगे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने डिटर्मिनेंट का साइन क्यों डाला है? क्योंकि अल्टीमेटली ये मैट्रिक्स सॉल्व करके अपन को डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, उसके अनुसार ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि गिवन इक्वेशंस को देख के, उसके कोएफिशिएंट्स और उसके कांस्टेंट्स को देख के आप डी, डी1 और डी2 ये 3 मैट्रिक्स रेडी कर ले। सबसे पहला स्टेप ये है। फिर रेडी करने के बाद आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से समझ लेना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया ना गाइस, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सिंपल है। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे मेन वाला मैट्रिक्स था डी, आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, अगर वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स कि इट इज अ सिचुएशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन जहां पर वेरिएबल की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दैट इज जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है। लाइंस कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग होती है। दे इंटरसेक्ट ऑन वन कॉमन पॉइंट एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट
वन यूनिक सोल्यूशन, वन यूनिक पॉइंट जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, आपने डिटर्मिनेंट्स बना लिए तीन, डी, डी1, डी2, फिर आपने डी की वैल्यू निकाली, मतलब डी डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बहुत बढ़िया है, यूनिक सोल्यूशन वाली सिचुएशन है, उस केस में वेरिएबल एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, डी1 अपॉन डी के, मतलब फिर आपको डी1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर डी2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी1 अपॉन डी के, एंड वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी2 अपॉन डी के। तो ये फर्स्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ज्यादातर आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। उसके बाद सेकेंड सिनेरियो है कि अगर डी जीरो के इक्वल हो गया तो क्या, व्हाट इफ अगर डी जीरो के इक्वल हो गया। फर्स्ट सिनेरियो में तो डी जीरो के इक्वल नहीं था, तो कहानी बहुत सिंपल थी। अगर डी जीरो के इक्वल हो गया तो वी विल लुक टूवर्ड्स डी वन एंड डी जीरो। अगर D1 या D0, सॉरी D0 नहीं D2, वी विल लुक टूवर्ड्स D1 और D2। अगर D1 और D2 में से कोई एक नॉन जीरो निकल गया तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो दो लीनियर इक्वेशन है ये नो सोल्यूशन वाला पेयर है, मतलब पैरेलल लाइंस फॉर्म करती है, इसीलिए इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, क्या बोला, D जीरो के बराबर हो गया, अब जो D1 और D2 है उसमें से कोई एक नॉन जीरो हो जाए, कोई एक नॉन जीरो हो जाए, दोनों भी नॉन जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन कोई एक नॉन जीरो हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन, देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। तीसरी सिचुएशन क्या है, भाई तीनों ही जीरो हो जा रहे हैं, तीसरी सिचुएशन क्या है, तीनों के तीनों जीरो हो जा रहे हैं, डी भी जीरो, D1 भी जीरो, D2 भी जीरो, तीनों के तीनों जीरो जब हो जाएंगे तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे कि ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला किस्सा है और कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो मतलब x और y की वैल्यू एग्जिस्ट तो सिर्फ फर्स्ट केस में करेगी जब d इज नॉट इक्वल टू जीरो, सेकेंड और थर्ड में तो x और y की वैल्यू एग्जिस्ट करनी नहीं है। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो ये है कि d तो जीरो हो गया बट d1 या d2 में से कोई एक है जो जीरो नहीं है। ठीक है, डी थर्ड केस में क्या हो रहा है, तीनों के तीनों जीरो हो जा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है, मतलब जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, सो दे विल एग्जिस्ट so many points that will satisfy both the equations, that will satisfy both the equations. I hope this is clear, I hope this is clear. Good evening because good evening. ठीक है, yes, so let's proceed further. ठीक है, तो ये टेबल अगर समझ में आ जाता है आपको तो फिर क्वेश्चंस करना बहुत सिंपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के केस में। तो चलो आओ कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, फिर थ्री वेरिएबल का भी अपन लॉजिक सीखेंगे। आई होप आपको टेबल समझ में आ गया है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स using Cramer's rule. Now that's very important. इसमें से 100% एक question you are going to have, whether be it linear equation in two variable और linear equation in three variable. Most of the times ऐसा होता है कि three variable के लिए matrix method choose किया जाता है क्योंकि उसमें a inverse वगैरह निकालना पड़ता है, तो वहां पे वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ जरा ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं अपन। लैग आया हुआ है, let me see if there is still lag or it is okay now. Yes, it is fine now. तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्रैमर्स रूल को इस्तेमाल करना है। अब क्रैमर्स रूल को इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले डी बनाएंगे। ठीक है, डी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम सबसे पहले।
तो डी मैट्रिक्स कैसे बनेगा? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट से। सो 2, 1, 3 एंड 6, दिस इज योर डी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने D1 बनाया। D1 में हम क्या करेंगे, A1 A2 की जगह पर C1 C2 डाल देंगे, 10, 4 और बाकी ये एज इट इज रहेगा 3, 6। फिर हम ऐसे ही D2 बनाएंगे। D2 में A1 A2 सेम रहेगा, B1 B2 की जगह पर हम 10 और 4 डाल देंगे, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमने ये डिटर्मिनेंट्स बना लिए। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D, उसी के ऊपर पूरी कहानी डिपेंड करती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ D इज इक्वल टू 6 into 2 minus 3 into 1, that is 12 minus 3, that is 9. So D की वैल्यू 9 आ गई, it is not equals to 0. अगर ये not equals to 0 है तो हम क्या लिखेंगे, since determinant of D is not equals to 0, then x की वैल्यू किसके बराबर है, D1 अपॉन D के, एंड y की वैल्यू किसके बराबर है, D2 अपॉन D के। ठीक है, मतलब आपको इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेना है। इज दिस क्लियर? तो अभी D तो हमने निकाल लिया, अब हम D1 और D2 भी निकाल लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो D1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 6 into 10 minus 4 into 3, so that is 60 minus 12, that is 48। ऐसे ही D2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, so 4 2 जा 8 minus 10 into 1, so 8 minus 10 is minus 2। ठीक है, तो ये D2 निकल के आ गया। अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो x इज इक्वल टू D1, D1 इज 48 और D कितना निकाला था, 9, तो इसको डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 16/3। y की बात करें तो D2 अपॉन D, सो D2 कितना निकला है हमारा, -2, और D कितना है 3, सॉरी हाँ, D कितना है 9 है, तो काट के 3 आया था ऊपर, सो -2/9। ठीक है, सो -2/9, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप दिस इज प्रेटी क्लियर इन योर माइंड कि कैसे अपन को क्रैमर्स रूल लगाना है इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है बॉस, चलिए बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बचपन में इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, तो वी यूज्ड टू जस्ट स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि उफ इतना सारा कुछ करना पड़ेगा, ओ माय गॉड। ठीक है, बट यहाँ पर अगेन पैनिक नहीं करना अपन को, क्वेश्चन देख के थोड़ा सा उसको ठंडे दिमाग से समझेंगे। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ आई बिलीव फर्स्ट वाला इज डूएबल फॉर यू। देखो सिर्फ आपको इसको क्या करना है, ये -13 को इधर भेजना है और -9 को इधर भेजना है, उसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म है क्रैमर्स रूल के लिए, उसके लिए जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज ऑन द आरएचएस। ठीक है, दैट इज नॉट ऑन द एलएचएस पार्ट, तो वो उतना आपको करना है, दैट्स इट। एंड फिर जो अभी अपन ने सीखा वो आपको फॉलो करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 2, 5/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 31/6। नाउ हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन? देखो कुछ नहीं, 2/x का क्या मतलब है, 2 इंटू 1/x। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 1/x को एक नया वेरिएबल दे देते हैं नाम, सो 1/x इज इक्वल टू u आ जाएगा, u नाम दे देते हैं। फिर ऐसे ही 3 इंटू 1/y कर दे, और 1/y को दूसरा नाम दे देते हैं, दैट इज v। ठीक, अब तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना नॉर्मल वाले इक्वेशन में, हमने इस तरीके से उसको लिख दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल वाले फॉर्म में। इट विल बी लाइक दिस, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 5u प्लस 8v इज इक्वल टू 31/6। तो अभी ये उसी फॉर्म में आ गई जिसमें हमें वो चाहिए, जिसमें हमें वो चाहिए, तो उससे अपन को घबराना नहीं है जिस तरीके से ये देके रखा हुआ है। ठीक है, तो हम तो सिंपली क्या करेंगे, हम u और v की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे, तो हमको x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। लैग आया हुआ है, a lot of network issues happening. What's the issue? What is the issue? Let me see. Hmm. Now is this fine? स्क्रीन तो फ्रीज नहीं हुई है, आई थिंक अभी ठीक है।
चलिए, सो फेयर इनफ। अब हम इसको जैसे अभी सॉल्व करना सीखे थे वैसे ही सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले डी मैट्रिक्स बनाया हमने, विच इज 2, 5, 3 और 8। ठीक है, फिर हमने D1 बनाया जो कि क्या होगा 2, 31/6 और 3 और 8 एज इट इज आ जाएगा। फिर हम D2 बनाएंगे विच इज 2, 5 और 2 31/6 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब सबसे पहले ना अपन D निकालते हैं, D की वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ D निकालें। सो 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, तो D की वैल्यू 1 आई, सो इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब हम फर्स्ट वाले सिनेरियो में है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम D1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 3 इंटू 31/6, तो ये 1 जा और ये 2 जा, एलसीएम लेंगे तो ये 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, माइनस 31/2 दैट इज 1/2 आ गया। बढ़िया है। फिर ऐसे ही D2 जो था उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, 31/6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, तो इसको कैंसिल आउट किया यहाँ पे ये 3 होगा। ठीक है, सो 31/3 माइनस 10, सो 31 माइनस 30 दैट विल गिव यू 1/3, सो D2 निकल के आ गया 1/3। बढ़िया। अब x यानी जो वेरिएबल u है वो किसके बराबर होगा, D1 अपॉन D के। सो D1 कितना है 1/2 और D कितना है 1, तो u आ गया 1/2। बढ़िया है। फिर v किसके बराबर होगा, D2 अपॉन D के। अब D2 कितना है 1/3 और D कितना है 1, तो v भी आ गया 1/3। अब क्या करना है हमको, इसमें पुट करके देखो, पहले एक बार चेक कर लो कि सही है भाई, आंसर बिल्कुल सही है। देखो 2 इंटू 1/2 करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1/3 करोगे तो भी 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2, परफेक्ट वैल्यूज निकली है। 5u की बात करें तो 5u मतलब 5/2, 8v मतलब 8/3 इज इक्वल टू 31/6, 5 3 15, यस परफेक्ट। तो हमारी u और v की वैल्यू बिल्कुल सही निकली है। अब हमें चाहिए x और y। ये हमने क्या सीखा था कि भाई जो 1/x है वो u के बराबर है। ठीक है, अब u किसके बराबर है 1/2 के, u किसके बराबर है 1/2 के, तो ऑब्वियसली x किसके बराबर हो जाएगा 2 के, राइट। फिर 1/y जो है वो v के बराबर है। अब जो v है वो कितने के बराबर है 1/3 के, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, बात समझ में आ गई सबको। तो इस तरीके की भी अगर आपके पास इक्वेशन आए तो आपको घबराना नहीं है, यू जस्ट नीड टू अज्यूम इट एंड प्रोसीड स्मूथली एज जो हम पिछले वाले केस में कर रहे थे। ठीक है, चलिए बढ़िया। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो उसके लिए हमको क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। आई होप द टेबल फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज क्लियर, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर थ्री वेरिएबल्स को कैच करना थोड़ा सा आसान होगा। रिपीट कर रही हूँ, अगर डिटर्मिनेंट डी मैट्रिक्स का 0 नहीं है तो आपको सिंपली x की वैल्यू निकालनी है d1/d और y की वैल्यू निकालनी है d2/d करके। बट अगर d का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो वी विल लुक टूवर्ड्स d1 एंड d2, उसमें से अगर कोई एक नॉन जीरो है तो हम बोलेंगे नो सोल्यूशन है। बट अगर वो दोनों भी जीरो हो जाते हैं, बोले तो तीनों के तीनों जीरो हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है, डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के केस में। अब देखो 3 वेरिएबल्स के केस में जनरल फॉर्म क्या होगा, पे अटेंशन। जनरल फॉर्म कैसा होगा, जैसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सीखा था वैसा ही है, बस उसमें एक z और आ गया, एक्स वाई तो था z भी आ गया। देखो क्या हो रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। फिर उसके बाद क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ठीक है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट टर्म्स है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है वो कौन से, d1 d2 जो आरएचएस में अकेले बैठे, जैसा कि 2 वेरिएबल के केस में था। a1 a2 a3 क्या है, x के कोएफिशिएंट्स है।
B1 B2 B3 क्या है, y के कोएफिशिएंट्स है, Z1 Z2 सॉरी C1 C2 C3 क्या है, z के कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, अब जैसा हमने वहां पे कर रहे थे, सबसे पहले डी मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स उठा के डाल देंगे, एक्स के कोएफिशिएंट्स, वाई के कोएफिशिएंट्स और जेड के कोएफिशिएंट्स, तो ये हमारा बन गया डी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बन गया। फिर उसके बाद D1 निकालना है, तो D1 निकालना है तो क्या करेंगे, A1 A2 A3 की जगह कांस्टेंट टर्म पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा D1 D2 D3, बाकी सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम एज इट इज। फिर D2 निकालना है, तो सेकेंड कॉलम की जगह पे कांस्टेंट टर्म डाल देंगे, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम एज इट इज। फिर D3 निकालना है, तो थर्ड कॉलम की जगह पर हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट टर्म डाल देंगे, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एज इट इज। ठीक है, इस तरीके से हमने ये 4 मैट्रिक्स बना दिए। अब इसके बाद अब हमें इस टेबल को समझना है, we need to understand this table. It says पहली कंडीशन वैसी है जो आपने प्रीवियस केस में देखा कि अगर d नॉट इक्वल्स टू 0 है, d की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, बढ़िया है, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वही जिस तरीके से आप पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पर भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी, d1 अपॉन डी, D2 अपॉन डी और D3 अपॉन डी। तो पहला केस तो सेम टू सेम पिछली बार की तरह है। उसके बाद सेकेंड केस में क्या है, अगर D0 आ गया, अगर D0 आ गया, तो जैसे ही D0 आता है तो हम बाकी के मैट्रिक्स की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पर अपने पास 3 और हैं, D1 D2 D3, तो बोल रहे हैं कि अगर उन 3 में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया, पिछले वाले में 2 थे तो हमने बोला एक नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पर भी हम यही बोल रहे हैं, बस यहाँ पर 3 है तो हम बोल रहे हैं कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए अगर, तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम है और नो सोल्यूशन है। ठीक है, और अगर चारों के चारों ही जीरो हो जाते हैं, डी तो जीरो है ही, बाकी के तीनों भी जीरो हो जाते हैं, तब पिछले केस में तो हम बोल रहे थे कि भाई ये तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर तीनों के तीनों जीरो आ जाते हैं तो फिर हम इनकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, कैसे, बाय कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 3x3 के मैट्रिक्स को 2x2 के ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 2x2 का रूल लगाएंगे, अगर वो 2x2 वाले रूल के हिसाब से, 2x2 का मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के टेबल में घुस जाओ, अगर उस रूल के हिसाब से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के रूल के हिसाब से भी अगर D1 D2 जीरो आ रहा है तो हम तब बोलेंगे कि इट हैज मेनी सोल्यूशन, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है यहाँ पर कि अगर चारों जीरो हो जाते हैं तो हमें उसको 2x2 के ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर 2x2 के ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद जो 2x2 वाला टेबल है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला टेबल है, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी पार्ट हो जाता है, बट ठीक है, we will understand, we will do it, right? Is this clear? I think टेबल सबको समझ में आ गया है, टेबल इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बाकी तो इट इज डूएबल। ठीक है, चलिए बढ़िया है। लेट्स सॉल्व इट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का भी सॉल्व करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी हमको। ठीक है, अधिकतम इसमें से मेरे को ऐसा लगता है कि 2 वेरिएबल वाला ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि 3 वेरिएबल का चांसेस मैट्रिक्स में ज्यादा लगता है मेरे को। ठीक है, देखते हैं, पढ़ेंगे तो अपन दोनों ही, तो जो पूछे वो। ठीक है, ऑलराइट, तो ये वाला एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला। सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना दे सारे, तो सबसे पहले डी मैट्रिक्स बना दे, वो क्या हो जाएगा, 5 -7 1 6 -8 -1 3 + 2 -6, ये बन गया डी मैट्रिक्स। ठीक है, बढ़िया। फिर उसके बाद ऐसे ही D1 भी बना देते हैं, D1 में क्या करेंगे, कॉलम 1 में कांस्टेंट वाला टर्म डाल देंगे, 11 15 और 7, फिर -7 -8 2 1 -1 -6। ठीक है,
फिर ऐसे ही D2 भी बना देते हैं। D2 में अपन सेकेंड कॉलम में डालेंगे कांस्टेंट टर्म 5, 6, 3, 11, 15, 7 और फिर 1, -1, -6। ठीक है बॉस। फिर ऐसे ही अपन यहाँ पर D3 भी बना देते हैं। D3 यहाँ बना देती हूँ, स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। D3 में हम थर्ड कॉलम की जगह पर 5, 6, 3, -7, -8, 2 उसकी जगह पर हम कांस्टेंट टर्म डाल देंगे, दैट इज की 11, 15 और 7। 11, 15 और 7। ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हम मैट्रिक्स डी को सॉल्व करें। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं डी का। तो रो 1 के थ्रू अक्रॉस हम एक्सपैंड कर लेते हैं। पहला एलिमेंट लिया 5। ठीक है, जिस रो कॉलम में बैठा है उसको डिलीट करो। -8 इंटू -6 +48 हो जाएगा। -2 इंटू -1 -2 होता है, ऑलरेडी माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आया सेकेंड टर्म -7। अब ये खतरों के खिलाड़ी वाला पॉइंट है तो इसको क्या करेंगे, माइनस ऑफ -7 यानी +7 हो जाएगा। फिर ये जिस रो कॉलम में बैठा है उसको डिलीट किया, -36, 6 इंटू -6 -36, 3 इंटू -1 -3 होता है, ऑलरेडी माइनस साइन बैठा है तो यहाँ पे आ जाएगा +3। ठीक है, 7 इंटू -36 +3। फिर इसके बाद इसमें प्लस करें थर्ड वाला टर्म 1, रो कॉलम डिलीट करें, 6 2 12 माइनस -8 इंटू 3 इज -24 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 5 इंटू 48 प्लस 2 इज 50, 50 इंटू 5 इज 250। ठीक है, फिर -36 प्लस 3 इज -33, -33 इंटू 7 करेंगे तो 7 3 जा 210 होता है, 210 में 21 ऐड कर देंगे तो 231 हो जाएगा, -231 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। फिर 12 प्लस 24 इज 36, तो +36 किया। अभी इनको फाइनलाइज कर दो, यहाँ से आ गया 19, 19 और 36 होता है 55। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब फर्स्ट वाला केस है ये, फर्स्ट वाला केस है ये। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब आ जाते हैं D1 पर। लेट्स सॉल्व D1। D1 के लिए हमने पहला एलिमेंट उठाया 11। ठीक, जिस रो कॉलम में बैठा है उसको डिलीट किया तो क्या आ जाएगा, -8 इंटू -6 दैट इज +48, -2 इंटू -1 दैट विल गिव यू +2। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट पर आए -7, फिर इसके यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो ये +7 हो जाएगा। जिस रो कॉलम में बैठा है उसको डिलीट किया, 15 इंटू -6 इज -90, फिर 7 इंटू -1 इज -7, माइनस माइनस प्लस होके ऐसा हो जाएगा, -90 +7। फिर लास्ट टर्म लिया 1, जिस रो कॉलम में बैठा है उसको डिलीट किया, 30 -8 इंटू 7 -56 +56 हो जाएगा। ठीक है, सो 11 इंटू 50 550 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 7 इंटू -90 प्लस 7 -90 प्लस 7 इज -83, -83 इंटू 7 +86। ठीक है, +86। चलो इसको सॉल्व करें, 550 ये हो जाएगा माइनस साइन में, 7 3 जा 21, 8 7 जा 56 +2 581 +86। ठीक है, तो -31 और 86, 86 में से 31 माइनस करो तो 55 बच रहा है, तो D1 आ गया 55। D1 इज 55। ठीक है, अब ऐसे ही आप D2 को भी सॉल्व कर लो फटाफट से। ऐसे ही D2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। D3 को इधर खिसका देते हैं। ये D1 हो गया। ऐसे ही D2 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे इतने एरिया में, और यहाँ पे D3 को सॉल्व कर लेंगे। ऐसा लग रहा है नाव बन रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो D2 को सॉल्व करें तो पहला एलिमेंट उठाया अपन ने 5। ठीक है, जिस रो कॉलम में बैठा है उसको किया डिलीट,
सो 15 इंटू -6 -90 -7, तो मतलब क्या हो जाएगा +7। ठीक है, +7 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक, फिर सेकेंड एलिमेंट की तरफ आए 11। अब ये खतरों का खिलाड़ी वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा -11। जिस रो कॉलम में बैठा है उसको डिलीट किया, 6 इंटू -6 दैट इज -36। ठीक, 3 इंटू -1 दैट इज -3, +3 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन उधर ऑलरेडी है। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट उठाया, +1, 7 6 आर 42, -15 इंटू 3 45, -45। देखो क्या हो रहा है, 5 इंटू -90 +7 इज -83। ठीक है, तो यहाँ पर -83 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -11, और ये क्या है -36 + 3 इज -33, तो क्या हो जाएगा -11 इंटू -33। और फिर थर्ड एलिमेंट क्या था, 1 इंटू 42 -5 दैट इज -3। देखो इसको ऐड करें फटाफट से, तो दिस विल बिकम एज 5 इंटू -83। 5 इंटू -83 जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 5 3 जा 15, 8 5 जा 40, 41, 415। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 363। ठीक, फिर ये कितना आ जाएगा, -3 था तो हो जाएगा ये इतना। फिर इसको सॉल्व करें, -418 + 363, राइट। तो यहाँ से आ रहा है 37, 37 में 8 ऐड करेंगे तो 45, 45 + 10 55, साइन आ जाएगा नेगेटिव का -55। ये D2 की वैल्यू आ गई, बढ़िया। अब ऐसे ही हम D3 की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। अब इट लेंथी प्रोसेस, आई टोटली अग्री विद दैट, इट कांट हेल्प, इसमें अपन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। D3 की बात करें तो फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड करते हैं। D3 का डिटर्मिनेंट 5 इंटू जिस रो कॉलम में बैठा है उसको डिलीट किया, -8 इंटू 7 इट इज -56। फिर 15 इंटू 2 30 -30। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो इट इज -7, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव का साइन होता है तो +7 हो जाएगा। रो कॉलम डिलीट किया, 7 6 आर 42 -45। ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट की बात करें दैट इज 11। 11 रो कॉलम डिलीट किया, 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस होके 24 आ जाएगा। सॉर्टेड है, यस, इज इट सॉर्टेड। चलिए बढ़िया, इसको सॉल्व करें। -56 -30 इट इज -86, तो 5 इंटू -86, 5 इंटू -86 प्लस 7 इंटू -3, ठीक है, प्लस 11 इंटू 36, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो -86 इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस का साइन लगाया, 6 5 आर 30, 5 3 आर 8 5 आर 40, 40 + 3 430। फिर यहाँ पे -21 और ये कितना हो जाएगा प्लस में 396, 396, राइट। चलिए अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये -451 हो रहा है और ये 396 होता है। अल्टीमेटली इट विल कम आउट टू बी एज -55, -55 हो जाएगा। तो मतलब अब मेरे पास D1 है, D2 है, D3 है और D है। जस्ट आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, राइट, दिस वाज द क्वेश्चन। तो X किसके बराबर होता है, D1 अपॉन D के, Y किसके बराबर होता है, D2 अपॉन D के, और Z किसके बराबर होता है, D3 अपॉन D के। सो D1 की वैल्यू अपन को कितनी देके रखी है, अपन ने निकाली ना अभी D1 की वैल्यू, इट वाज 55, D2 was -55 एंड D3 भी -55 था, -55 -55, और D कितना निकला था 55, 55 55। तो इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि x y z इज इक्वल टू 1 -1 -1। ठीक है, तो दिस वे आपको लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स सॉल्व करना है इफ इट फॉल्स इन द कैटेगरी 1, दैट इज व्हेन d is not equals to 0। ठीक है, नाउ व्हाट इफ d अगर 0 के बराबर हो और इट फॉल्स इन द थर्ड कैटेगरी, तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेंगे। अब
इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रॉब्लम सम के केस में। अभी क्या हो रहा था कि आपको इक्वेशन बना के दे के रखी थी, फिर आपको उसको फर्दर सॉल्व करना था। अब इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो इन दैट सिनेरियो आपको पहले इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 20, तो हम बोलेंगे लेट दोस थ्री नंबर्स बी एक्स वाई जेड, लेट थ्री नंबर्स बी एक्स कॉमा वाई एंड जेड। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। बढ़िया है। तो क्या बोल रहे हैं, इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, एड द सेकेंड नंबर टू द रिजल्ट एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर, तो रिजल्ट आ जाएगा 23। ये दो इक्वेशंस बन गई। थर्ड, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स उसको ऐड कर दो सेकेंड और थर्ड नंबर में, तो यू गेट द रिजल्ट एज 46। दिस इज योर इक्वेशन 3। तो बोल रहे हैं रिप्रेजेंट अबव प्रॉब्लम algebraically एंड यूज क्रैमर्स रूल टू फाइंड द नंबर्स फ्रॉम दीज इक्वेशंस। ठीक है, आगे बात समझ में। तो दिस इज द वे वी कैन प्रोसीड। अब हमको इक्वेशन मिल गई, बाकी तो फिर हमको सॉल्व करने का है उसको, एज सिंपल एज दैट, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा। सिंपल तो नहीं है, यस टाइम कंज्यूमिंग है, बट ठीक है, डूएबल है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मेरे को आपको मेनली जो थर्ड वाला इंस्टेंस है वो समझाना था, तो वो एक बार फटाफट से समझ लीजिए। यूजिंग द मेथड, यहाँ पर क्रैमर्स रूल है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने थर्ड कैटेगरी में क्या देखा था कि आपको पहले डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये थर्ड वाला मैं आपको बताना चाह रही हूँ बेसिकली। तो पहले आप क्या करोगे, डी की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। whenever the value of d is 0, तो फिर हम अप्रोच करेंगे d1 d2 d3 को। उन तीनों की वैल्यू के बेसिस पर हम बोलेंगे कि वेदर इट लाइज इन सेकेंड कैटेगरी और इन थर्ड कैटेगरी। ठीक है, चलो फटाफट से इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब वो डिटर्मिनेंट निकालने में डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है, और व्हाट यू से कि अगर डायरेक्टली कर लें, अभी टाइम उतना ही 5 मिनट लगना ही है, कर लेते हैं फटाफट से। मैट्रिक्स डी 3 2 1 -1 +1 -2 2 3 -1। ठीक है, ये डी मैट्रिक्स हो गया। फिर ऐसे ही D1 मैट्रिक्स निकाला हमने, उसमें अपन उसकी जगह कांस्टेंट डाल देंगे, 3 5 1 -1 +1 -2 2 3 -1। ठीक है, फिर D2 मैट्रिक्स निकालें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 1, यहाँ आ जाएगा 3 5 1, और दिस विल बिकम 2 3 -1। ठीक है, ये है ना क्वेश्चन। यस, ऐसे ही D4 निकाल लेते हैं, सॉरी D3 निकाल लेते हैं। काफी लंबा जाता है ये क्वेश्चन, बट ठीक है, समझने के लिए एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। +1 -2, और फिर यहाँ आ जाएगा 3 5 1, 3 2 1 -1 1 -2 3 5 1। राइट, चलिए सबसे पहले डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। रो 1 के थ्रू एक्सपेंशन कर रही हूँ, तो 3 आया यहाँ पर। ठीक है, +1 -1, इट इज -1 माइनस हमने इसके थ्रू एक्सपेंशन किया, सो ये रो ये कॉलम डिलीट हुआ। 1 इंटू -1 -1 माइनस, फिर -2 इंटू 3 इट्स -6, तो यहाँ आके +6 हो जाएगा। फिर हमने सेकेंड एलिमेंट लिया -1, अभी ऑलरेडी खतरों का साइन वाला है, तो इसके आगे माइनस आएगा, तो ये +1 हो जाएगा। रो कॉलम डिलीट किया, 2 इंटू -1 इज -2 -3। ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट लिया हमने, दैट इज 2। इसमें हमने 2 इंटू -2 इज -4, -1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो -1 + 6 इज +5, 5 इंटू 3 इज 15, -2 -3 इज -5। ठीक है, फिर -5 इंटू 2 इज -10। तो देखो ये पूरा 0 आ गया, तो पहला वाला मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये सेकेंड या थर्ड केस में लाई करेगा।
अब ये कंफर्म करने के लिए वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D1। ठीक है, चलो अभी D1 मैट्रिक्स की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले एलिमेंट उठाया 3, अब वो जिस रो कॉलम में बैठा है उसको डिलीट किया, ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे माइनस था लेकिन ये 3 इंटू -2 -6 होके यहाँ पे +6 आ जाएगा। ठीक है, फिर -1 था, खतरों का खिलाड़ी +1, रो कॉलम डिलीट किया, -5 -3। ठीक है, फिर +2, यहाँ कर देती हूँ, +2, 5 इंटू -2 -10, और फिर -1। ठीक है, सो 3 -1 + 5 इज प्लस -1 + 6 इज +5, 5 इंटू 3 15, फिर ये आ जाएगा -8। ठीक है, और अपना हाँ -11 इंटू 2 -22 आ रहा है। हाउ कम? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ किया है यहाँ पे, रुक जाओ, लेट मी जस्ट चेक कहाँ गड़बड़ घोटाला हुआ। ये रो कॉलम डिलीट किया, 1 इंटू -1 -3 इंटू -2 -6 +6 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 इज 15, ये करेक्ट है। फिर इस कॉलम को डिलीट किया, यहाँ पे -1 था तो ये +1 हो जाएगा, 5 इंटू -1 -5 -3 हो जाएगा, -5 -3 इज -8, -8 इंटू 1 इज -8। फिर इसकी बात करें तो 5 इंटू, ओके ये 2 था, 5 इंटू -2 इज -10, 1 इंटू 1 इज -1 इंटू 1 इज 1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, -11 इंटू 2 इज -22 ही तो आ रहा है। क्या गड़बड़ घोटाला हुआ? यस यस यस, क्या मैंने मैट्रिक्स सही बनाया है? यहाँ पे 3 5 1 -1 प्लस -2 2 3 -1, क्या गड़बड़ हुआ? क्या गड़बड़ हुआ? कुछ तो गड़बड़ है दया। जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी जस्ट चेक इट। यहाँ पे आना तो 0 चाहिए, 100% यहाँ पे 0 आना चाहिए। जस्ट अ मिनट, चलो ये 3 5 1 था, ये डिलीट किया, एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं। -1 6 + 6 -1 +1 हो जाएगा, -5 -3, ओके 2 लिया, -10 -11 -22 हो रहा है, -11 इंटू 2 इज -22, यहाँ पे -8 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, 15 -8, चलो ठीक है, लेट्स सी कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। आई जस्ट चेक इट आउट कि क्या कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं है क्वेश्चन में, बट ठीक है, मेरे को जो तुमको समझाना है वो एक बार समझ लो। लेट्स से कि इस क्वेश्चन में, लेट्स से कि इस क्वेश्चन में, यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये 3 5 1 यहाँ आना चाहिए, -1 +1 -2 2 3 -1, आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग लाइक दिस, बट ठीक है, अगर ये ऐसा मैट्रिक्स है, मुझे जो आपको एसेंस समझाना है वो समझ लीजिए कि अगर ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इफ दिस इज अ क्वेश्चन लाइक दिस, कि जिसमें तीनों के तीनों, तीनों के तीनों मे बी इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो, आई जस्ट चेक इट लेटर ऑन, जो मैं समझाना चाहती हूँ पहले वो समझ लो। देखो, अगर ऐसा केस आ जाता है, जैसे फर्ज करो कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि डी D1 D2 और D3 तीनों ही 0 है, चारों ही 0 है। ठीक है, अगर ये ऐसा केस आ जाता है तो हमने क्या सीखा था कि हम इसको 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब 2x2 के ऑर्डर में कन्वर्ट करने का क्या रूल होता है कि आप z को k ले लो, एक किसी कांस्टेंट को आप k कांस्टेंट से इक्वेट, एक किसी वेरिएबल को आप k कांस्टेंट के बराबर कर लो, तो आपने बोला z = k, तो अब क्या करोगे, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म्स एक साथ जाएंगे। ठीक है, तो हमने बोला 3x - y = 3 -
2k हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3k हो जाएगा। फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस k हो जाएगा, ठीक है। ये तीन तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। नाउ दिस विल बी योर कांस्टेंट टर्म C1 C2 एंड C3, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो दो इक्वेशंस को लेके उसको कन्वर्ट करेंगे। मतलब देखो तीन इक्वेशंस है ना, तो दो दो की पेयरिंग करनी पड़ेगी, दो दो की पेयरिंग करनी पड़ेगी। मतलब इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। जस्ट टू टेल यू कि क्या होता है अपन डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इसका एग्जाम में आने का बहुत कम चांसेस है, बट आपके नॉलेज को टेस्ट किया जा सकता है एमसीक्यूज में इसका प्रोसेस वगैरह पूछ के। तो अब आपके पास तीन इक्वेशंस हो गई है, तो अपन दो दो इक्वेशंस का पेयरिंग करेंगे। पहले 1 एंड 2 का चेक करेंगे यूजिंग द रूल ऑफ द टेबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर उसके बाद अपन 2 एंड 3 चेक करेंगे एंड फिर 1 एंड 3 चेक करेंगे। अगर ये तीनों पेयर्स जो हैं वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की थर्ड कंडीशन थी, देन वी विल से कि हाँ ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। बहुत ज्यादा लेंथी है, आई टोटली अग्री, बट स्टिल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो मे बी आप इसको ट्राई ना करो, बट एक दिमाग में प्रोसेस रखो कि क्या होता है, उस बेसिस पर टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो थ्री वेरिएबल्स के केस में यूजुअली मैट्रिक्स मेथड ही ज्यादा पूछा जाता है। क्रैमर्स रूल में अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो वो फर्स्ट वाला सिनेरियो ही पूछेंगे। ये बहुत बहुत रेयरेस्ट केसेस में ऐसा कुछ पूछते हैं, ठीक है। चलो ओके, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम, ठीक। तो अब कंसिस्टेंट है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। कंसिस्टेंट है कि नहीं, अपन ने ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई, तो अब अपन अगेन तीन मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे। अपन ने उठाया ये 1 4 2 8, ये एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। फिर अपन ने D1 उठाया, D1 उठाया तो D1 में क्या हो जाएगा 3 12 2 8। D2 D2 में 1 4 और यहाँ पर 3 12, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब D की वैल्यू निकालते हैं। 8 माइनस 8, ये 0 आ गया, मतलब ये फर्स्ट केस तो नहीं है। अब ये सेकेंड और थर्ड में से कौन सा केस है ये अपन को पता करना है। सेकेंड और थर्ड में से कौन सा केस है, तो अपन D1 और D2 निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 24 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। D2 की तरफ आए, ये भी 0 आ गया। अब एटलीस्ट एक नॉन जीरो हुआ तो इट वुड बी अ सेकेंड केस। अगर दोनों ही 0 हो गए तो फिर ये थर्ड केस हो जाएगा, ठीक है। सो 12 माइनस 12 इट इज 0। तो यस तीनों ही 0 हो गए, तो मतलब ये कौन सा सिस्टम है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला है ये, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, इज दिस क्लियर। तो ये इस टाइप में क्वेश्चन आपको टू वेरिएबल्स के केस में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, बट थ्री वेरिएबल्स के केस में अगर वो आपसे ये वाला मेथड पूछते हैं तो डेफिनेटली आपसे फर्स्ट केस पूछा जाएगा। बहुत रेयरेस्ट चांसेस है, मतलब बहुत अगर लक आपकी खतरनाक निकली तब जाके वो थर्ड वाला केस पूछेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा कम चांसेस है। बट हाँ नॉलेज जरूर रखिएगा कि थर्ड वाले केस में सॉल्व कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। मैं इसको देख लूंगी कि क्यों इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है ठीक है। फिर लेट यू नो टुमारो कि इसमें कैसा क्या गड़बड़ था, बट ठीक है एक एसेंस आपको मिल गया कि कैसे क्या आपको डील करना है इस क्वेश्चन से। ओके, सो आई बिलीव कि क्रैमर्स रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये टेबल क्लियर होना चाहिए, ठीक। चाहे वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का टेबल हो चाहे थ्री वेरिएबल का। द टेबल सेज अगेन अगर डी नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वहां पर आप एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, D1 बाई डी एंड D2 बाई डी, ठीक। अगर D इक्वल्स टू 0 है, D 0 के इक्वल है, तो वी विल लुक टूवर्ड्स D1 और D2, दोनों में से कोई अगर एक नॉन जीरो हो गया तो हम बोलेंगे इट इज एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन। और अगर तीनों ही 0 हो जाते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। बस इसमें बेटा जी एक बात ध्यान रखिएगा कि जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म्स जो है वो आरएचएस में, बचपन में आपने ये पढ़ा है कि आप सबको एक साथ पटक देते हो एलएचएस में,
बट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को उन्होंने राइट हैंड साइड में रखा हुआ है अलग से, तो वो चीज भूलना नहीं है, नहीं तो साइन की गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और 3 वेरिएबल्स के केस में 4 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, अपने मैट्रिक्स बनेंगे, एंड फिर अपन को ये टेबल याद रखना है। फर्स्ट केस तो सेम टू सेम उसकी तरह ही है कि अगर d इज नॉट इक्वल टू 0 तो कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट है, यूनिक सोल्यूशन, और x की वैल्यू d1 बाई डी, y की वैल्यू d2 बाई डी, एंड z की वैल्यू d3 बाई डी। अगर d 0 के बराबर है तो इन तीन में से d1, d2 और d3 में से एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन। और अगर चारों के चारों ही जीरो के बराबर हो गए तो फिर कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम उसको मैट्रिक्स 2 में कन्वर्ट करेंगे, और फिर फाइनली 3 केसेस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। अगर वो मैट्रिक्स 2 वाले केस में भी यही उसका हाल रहता है कि तीनों का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आता है, तो वी विल से कि यस इट इज अ केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ओके, तो टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डिटर्मिनेंट्स। कल हम मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं। सो लेट्स मीट टुमारो एंड कंप्लीट द चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। इस क्लास के जस्ट बाद आपके अकाउंट्स की क्लास है 8 बजे, रौनक सर इज वेटिंग फॉर यू। मेक श्योर कि आप यहाँ से जाके वहां ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।